मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, इसके पीछे का विज्ञान समझना है तो हमें प्रकाश को भी समझना पड़ेगा। प्रकाश क्या है, इसके बारे में वैज्ञानिकों के बहुत अलग अलग दृष्टिकोण थे। 18वीं सदी के ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने कहा है कि प्रकाश कणों से बना हुआ होता है। उनका कहना था कि जब प्रकाश किसी ऑब्स्ट्रक्शन से, किसी वस्तु से टकराता है तो कणों के जैसा वह उछल जाता है, और इसको उन्होंने द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ऐसा नाम दिया। तो उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगन। उन्होंने कहा प्रकाश एक तरंग है, और उन्होंने अपने थ्योरी को नाम दिया हाइजेंस प्रिंसिपल। उनका कहना था हर बिंदु से निकलने वाली तरंगे मिलकर और दूसरे तरंगे बना देती। जैसे आप पानी में कुछ पत्थर डालो तो तरंगे सब तरफ फैलती हैं, और जब तरंगे एक दूसरे को टकराती है तब और तरंगे बन जाती। एक तरफ बाधा आ गई फिर भी प्रकाश पहुंच जाता है, वह उन्होंने समझा। लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने नहीं माना, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश कणों से बनता है, और न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो क्रिश्चियन हाइजेन की कौन बात माने। इसके बाद थॉमस यंग ने बहुत क्रांतिकारी प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगे है, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1801 में किया, और उसके बाद आए ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि भाई प्रकाश कणों से भी बना हुआ होता है और वेव से भी बना होता है। तो आज जो साइंस है वह मानता है कि प्रकाश का नेचर ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। वह कभी कणों के रूप में रहता है तो कभी तरंगों के रूप में रहता है। जब आप इन तरंगों को देखते हैं तब तरंगे मिट जाती है, और कण के रूप में हमें वह समझ में आता है। तो यह है बेसिकली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन तरंगों को जब आप देखते हो या मेजर करते हो या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाकर उसका फोटो या डायरेक्शन आप चेक करते हो, तब किसी प्रकार से उन तरंगों को पता चलता है कि कोई हमें देख रहा है, और जब उनको यह पता चल जाता है तब वह अपना बिहेवियर बदल देते हैं और वह कणों के तरह बिहेव करने लगते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वेव जैसा भी बिहेव करता है और पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। जब प्रकाश को ऑब्जर्व किया जाता है या उसको मेजर किया जाता है तब वह पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब बने हुए हैं एटम से, और एटम के अंदर क्वांटम फील्ड रहता है। जब आप उस क्वांटम फील्ड तक किसी प्रकार पहुंच जाते हैं और वहां ऑब्जर्व करते हैं, वहां विचार छोड़ते हैं, वहां इमोशंस भेजते हैं, तो उसका इफेक्ट उस क्वांटम फील्ड पर होता है और आप जो चाहते हैं वैसा हो जाता है। उस फील्ड में परिवर्तन हो जाता है, और वैसे ही आपके जीवन में भी परिवर्तन हो जाते हैं। आपकी हीलिंग होती है, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो हीलिंग और मैनिफेस्टेशन इस प्रकार बहुत साइंटिफिक घटनाएं हैं। उसके पीछे बहुत गहन क्वांटम फिजिक्स के नियम है। आप यह समझे, जाने और पक्का मन में बसा ले। यह करोगे तो आपको हीलिंग में और मैनिफेस्टेशन में दिक्कत नहीं आएगी।
चलो जी शुरू करते हैं। एक प्लेट लो, कागज की ले लो, गत्ते की ले लो, कुछ ना मिले प्लास्टिक की ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, उसमें एक छेद करो। ये हो गई सिंगल स्लिट। स्लिट का मतलब होता है छेद। दो छेद कर दो और दो छेद करती हो गई डबल स्लिट। लो जी एक्सपेरिमेंट का जुगाड़ तैयार। अब हमें चाहिए एक लाइट सोर्स, यानी एक बैटरी ले लो। बैटरी को जलाओ और अब लाइट को इन दो छेदों से निकलने दो। और इन दो छेदों से निकलती हुई लाइट जब एक दूसरे के साथ टकराएगी यानी इंटरफेयर करेगी तो वो बनाएगी स्क्रीन पर काली सफेद धारियां, जिसे कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन अब आता है सवाल कि काली सफेद धारियां ही क्यों बनी। चलिए पता करते हैं। तो देखिए जी, जब सेम फेज की वेव कंबाइन होती है तो हमें मिलती है सफेद धारी, और जब विपरीत फेज की वेव कंबाइन होती है तो हमें मिलती है डार्क धारी, और इन्हें कहा जाता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अब आता है सवाल कि सेम फेज और डिफरेंट फेज की वेव कैसी होती है और कैसे कंबाइन होती है। चलिए जानते हैं। देखिए, दो वेव सेम फेज में तब होती हैं जब उनका ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से एक लाइन में आते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इस वेव का क्रस्ट जब इस वेव के क्रस्ट के साथ जुड़ेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों वेव सेम फेज में हैं, और इस टाइम अगर ये ऐड होंगी तो ये एक सफेद रंग की धारी बनाएंगी। और यहाँ पर जो गहरा हिस्सा है यानी कि जो ट्रफ है, अगर वो दूसरे ट्रफ के साथ जुड़ता है तो भी ये वेव सेम फेज में होंगी और तो भी ये सफेद धारी ही बनाएंगी। लेकिन अगर एक वेव का गहरा हिस्सा दूसरी वेव के ऊपर के हिस्से से जुड़ता है, उस समय पर ये वेव आउट ऑफ फेज होंगी और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और तब ये बनाएंगी काली धारी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम फेज की वेव कंबाइन होंगी तो इसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब अपोजिट फेज की वेव कंबाइन होंगी तो इसको कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस की बात आपने सुनी। मैं सिंपल दूसरे उदाहरण से बताता हूं। सपोज एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप ढकेल रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में। फिर आपका दोस्त आया, उसने भी मदद किया, वह भी उसी पत्थर को उसी दिशा में ढकेल रहा है, तो उसको आप इजीली ढकेल सकते हैं, ज्यादा फोर्स उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया, ज्यादा फोर्स उसके ऊपर हो गया और आपने अचीव कर दिया जो अचीव करना था, उसको ढकेलना था। अभी सपोज एक तरफ से आप जोर लगा रहे हो, जोर लगा के हमेशा, दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से, इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन से आपका दोस्त उसी को धकेल रहा आपके तरफ। अभी यह पत्थर हिलेगा? वहां से नहीं हिलेगा। आप बोलोगे कि मेरी शक्ति ज्यादा है मेरे दोस्त से, मेरा दोस्त तो वैसा ही है, पतला सा है, तो मैं तो जोर से लगाऊंगा, वो डिफरेंट बात। सपोज दोनों एक जितना ही फोर्स लगा रहे हो तो पत्थर नहीं हिलेगा। तो यह हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे जगह में डार्क स्पॉट आएंगे और आपने जोर लगाए दोनों ने एक ही दिशाओं में, तो वो आ जाएगा वो व्हाइट स्पॉट। और ये वेव में होता है, सिर्फ वेव में ही ऐसा होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेगी सफेद धारी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेगी हमें काली धारी। अब समस्या आ खड़ी हुई कि लाइट को हम किस कैटेगरी में डालें, वेव की कैटेगरी में या पार्टिकल की कैटेगरी में। तो इस काम की जिम्मेदारी उठाई दो वैज्ञानिकों ने। पहले थे फिजिक्स के चचा यानी के न्यूटन चचा, और दूसरे थे क्रिश्चियन ह्यूजेन। अब न्यूटन ने ये कहा कि लाइट बनी है रंग बिरंगे पार्टिकल से। अब अपनी बात को साबित करने के लिए उन्हें बताना था एक कारण। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि न्यूटन चचा के दिमाग में ये बात कैसे आई कि लाइट पार्टिकल है, मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से सुनिएगा। इतिहास में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई हर एक्सप्लेनेशन के पीछे कॉमन सेंस और लॉजिक का सहारा लिया है। और कमाल की बात यह है कि आज के समय में ना तो हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते और ना ही लॉजिक का, इसीलिए चीजें समझ में नहीं आती हैं। आइए अब जानते हैं उस लॉजिक के बारे में जो न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल बोलने के पीछे दिया था। तो न्यूटन ने ये कहा, देखो भैया, लाइट चलती है बिल्कुल सीधी दिशा में और वेव तो सीधे चलते ही नहीं, और क्योंकि वेव सीधे नहीं चलते तो लाइट वेव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी मटक मटक कर नहीं चल रही। इसके बाद न्यूटन ने एक प्रिज्म में से सफेद रोशनी को निकालकर उसको 7 रंग में तोड़ दिया और दूसरे प्रिज्म की सहायता से उसे वापस जोड़ दिया, और उसके बाद ये कहा कि ये सफेद रोशनी छोटे छोटे रंगों के पार्टिकल से मिलकर बनी है जो एक साथ जुड़ने पर सफेद हो जाती है। और दूसरे कारण के रूप में न्यूटन ने ये कहा कि ज्योमेट्री का कोई भी नियम सिर्फ सीधी चीजों पर ही काम करता है, और क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ज्योमेट्री के नियम ही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो लाइट पर काम कर रहे हैं तो लाइट सीधी ही चल रही होगी, और अगर लाइट सीधी चल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो वेव का जैसा बिहेवियर तो नहीं दिखा रही होगी, क्योंकि वेव सीधे नहीं चलते बल्कि मटक मटक कर चलते हैं। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद दुनिया ने ये माना कि भाई साहब ये बात तो न्यूटन चचा ने कही है, तो इसका मतलब सही बोल रहे होंगे, और सब मान बैठे।
अब बात करते हैं कि क्रिश्चियन ह्यूजन को ऐसा क्यों लगा कि लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है। उनके दिमाग में यह ख्याल कहां से आया? अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वैज्ञानिक लॉजिक के आधार पर चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर लाइट को वेव की तरह हमें डिफाइन करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो देना ही पड़ता। तो क्रिश्चियन ह्यूजन ने एक वैलिड लॉजिक दिया जो देखने और सुनने में बिल्कुल सही लग रहा था। आइए अब जानते हैं उस लॉजिक के बारे में। तो देखिए जी, क्रिश्चियन ह्यूजन का कहना था कि जैसे तालाब में एक पत्थर फेंकने पर एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में वेव चलने लगती है, लाइट भी ठीक उसी तरह से एक सिंगल सोर्स से अलग अलग दिशाओं में चलती है। इसके बाद ह्यूजन ने ये कहा कि जैसे पानी में वेव को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से रोशनी को भी चलने के लिए एक लुमिनोफेरस ईथर नाम के मीडियम की जरूरत पड़ेगी। और इस आधार पर ह्यूजन ने ये कहा कि लाइट वेव की तरह मूव करती है और उसमें कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। और रही बात रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की, तो भैया वेव टकराने पर रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, क्योंकि हर वेव का वेव फ्रंट एक छोटी और नई वेव को जन्म देता है। अब ये सारी बातें बिल्कुल काफी थी कि हम लाइट को एक वेव मान लें, लेकिन क्यों? तो क्रिश्चियन ह्यूजन ने बोला कि लाइट है वह वेव है। क्यों? क्योंकि पानी में पत्थर डालो तो सब तरफ वह फैलता है, तो वेव ऐसी ही फैलती है। मैटर ऐसा नहीं होता है। मैटर को एक जगह में एक तरफ फेंको तो एक ही तरफ जाएगा, सब तरफ नहीं फैलती। ऐसा उसने रीजन दिया। न्यूटन ने दूसरा रीजन दिया था, प्रिज्म से लाइट पास करके। ओके, तो न्यूटन बोल रहे हैं वो पार्टिकल है, यह बोल रहे हैं कि वह वेव है। आगे कि न्यूटन ग्रेविटी को डिफाइन कर चुके थे और उनका कद वैज्ञानिकों की सोसाइटी में इतना बड़ा हो गया था कि उनकी बात को टालने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने न्यूटन की बातों को सही माना। वो तो बाद में थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि भाई साहब क्रिश्चियन ह्यूजन बिल्कुल ठीक थे और न्यूटन चाचा यहाँ पर गलती कर बैठे। इसके बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन यानी कि फिजिक्स के फूफा, उन्होंने ये कहा कि भैया लाइट जो है वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल की तरह भी काम करती है, यानी लाइट के पास डुअल नेचर है। तो ज्यादा हाय हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, लाइट का डुअल नेचर एक्सेप्ट कर लो। अब आता है सवाल कि आखिर एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये कैसे पता चला कि लाइट के पास डुअल नेचर है, यानी उन्होंने कौन सा लॉजिक दिया? तो भैया बात बड़ी सीधी सी है। ओके, मैं यह बता रहा था, इसमें कोई साइंटिस्ट पहले कहते थे लाइट पार्टिकल है, दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट वेव्स है, फिर आइजैक न्यूटन ने कहा लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। यहां तक समझ गए? आगे का एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस में हमें दोनों छेदों से निकलने वाली वेव के बीच में होने वाले इंटरफेरेंस की वजह से कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अब सिंगल स्लिट से जो पैटर्न हमें मिलता है उसमें सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट और फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस घटती चली जाती है, लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें ब्राइट और डार्क स्पॉट दोनों एक साथ मिलते हैं। तो जी अब जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ मैं ये बताता हूँ, रुको जरा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताएं क्या? पहले समझते हैं स्लिट एक्सपेरिमेंट को और हम बात करेंगे सवाल जवाब के रूप में। ये स्लिट क्या चीज है? अगर किसी चीज में छेद कर दिया जाए या पतली सी दरार बना दी जाए तो उसे स्लिट कहेंगे। अब आता है सवाल कि हम इस स्लिट से क्या करने जा रहे हैं? तो जी हम खेलेंगे कंचे। अब मेरा मतलब है कि हम इस स्लिट से कंचे फेंक के मारेंगे। वैसे तो यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है। एक स्लिट ऐसी बनाई है और उसमें सपोज आप मैटर पास करते हो, छोटे छोटे टुकड़े, कंचे हो या रेत के कण हो, तब क्या यहाँ नीचे पीछे जो ये स्क्रीन है उसमें कैसा इंप्रेशन आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सुन लीजिए, देख। आजकल आउट ऑफ फैशन है। तो जरा सोचिए, जब आप किसी मशीन की मदद से एक स्लिट पर कंचे फेंक के मारते हैं तो क्या होगा? कुछ कंचे दीवार पर टकराकर इधर उधर गिरेंगे और कुछ कंचे सीधा स्लिट के आर पार निकल जाएंगे और हमें मिलेगा दीवार पर एक सीधा निशान। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा उसको होना चाहिए। पर जरा सोचो, अगर हम एक और स्लिट का प्रयोग करें यानी डबल स्लिट का इस्तेमाल करें, तब क्या होगा? होना क्या है? जैसे पहला पैटर्न बना था, अब उसके बराबर में
एक और पैटर्न बन जाएगा। और जैसा कि हमें उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बना। ये भी देखने में नॉर्मल लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पर मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि भैया आपने डबल स्लिट से मैटर के पार्टिकल्स को फेंका, तो उन पार्टिकल्स ने स्लिट से निकलने के बाद ऑब्जर्वेशन प्लेट के ऊपर बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बनाया जैसा उन्हें बनाना चाहिए था। लेकिन क्या हो अगर इस स्लिट से हम एक वेव को फेंके, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में रिजल्ट अलग आएगा या सेम आएगा? तो चलो सबसे पहले सिंगल स्लिट से वेव को निकालते हैं। अब जैसे ही सिंगल स्लिट से वेव निकली तो बिल्कुल स्लिट की सीध में उसने मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करते हुए एक ब्राइट लाइट की लाइन डिटेक्टर स्क्रीन पर बना दी। और ये रिजल्ट लगभग कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमें सिंगल स्लिट से कंचे फेंकने पर मिला था। कमाल की बात ये है अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसपे कोई हैरानी हो। पर रुको जरा, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या हो अगर इसी वेव को डबल स्लिट से निकाला जाए, क्या कुछ अलग होगा? चलो पता करते हैं। अब जैसे ही डबल स्लिट से वेव को निकाला गया तो वो दो हिस्सों में टूट गई और दोनों स्लिट से अलग अलग वेव निकली। अब यहाँ पर जब एक वेव का टॉप दूसरे वेव के बॉटम से टकराया तो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। जहाँ पर दोनों वेव के टॉप मीट करे थे वो स्पॉट हो गया ब्राइट, और जहाँ पे वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया वो स्पॉट डार्क ही रह गया। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा? हमने ये देखा कि जब डबल स्लिट से मैटर को फेंका गया तो हमें दो बैंड मिले थे, लेकिन जैसे ही हमने डबल स्लिट से वेव को निकाला हमें मिला इंटरफेरेंस पैटर्न। वैसे ये भी नॉर्मल ही है, जैसा सोचा था वैसा ही मिला, बुक्स में भी ऐसा ही लिखा है, कोई हैरानी की बात नहीं है। अब चलते हैं क्वांटम लेवल पर। वेलकम टू। तो यहाँ आप समझ गए होंगे डबल स्लिट से जब मैटर आप पास करते हो तो दो वर्टिकल लाइंस वहां उभर कर आती है। वैसे ही जब वेव आप पास करते हो तब भी वैसा ही इंप्रेशंस आ जाता है। लेकिन यह है बड़े पदार्थ के लिए। जब हम क्वांटम लेवल पर जाते हैं तो क्या होता है वह भी बता। क्वांटम मैकेनिक्स। जरा सोचो अगर यही एक्सपेरिमेंट हम क्वांटम लेवल पर करें तो क्या होगा? होना क्या है, चलो करके देख लेते हैं। तो अब आता है सवाल कि भैया क्या फेंकें? क्वांटम लेवल पर कंचे कहाँ से लाएं? चिंता ना करो, हम फेंकेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सिंगल स्लिट का। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन गन की मदद से सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन की बरसात करी तो हमें बिल्कुल सेम पैटर्न मिला जैसा कि हमें कंचे फेंकने पर मिला था, यानी एक सिंगल लाइन में इलेक्ट्रॉन की बरसात। चलो जी, सिंगल स्लिट पे हाथ साफ कर लिया। अब बारी है डबल स्लिट की। अब अगर सिंगल स्लिट से हमें सिंगल बैंड मिलता है तो डबल स्लिट से इलेक्ट्रॉन को फेंकने पर हमें डबल बैंड मिलने चाहिए। क्या डबल बैंड मिलेंगे? चलो पता करते हैं। पर ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो इलेक्ट्रॉन फेंके थे जो कि मैटर पार्टिकल है, वो एक वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? ये रिजल्ट तो असंभव है, कहीं पर तो कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तो यहाँ आप जब कंचे के जगह में, रेत के कण के जगह में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐसे फेंकते हैं या डबल स्लिट से, तो जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है उसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। सिर्फ दो स्लिट वाला वो सीन नहीं होता है। तो कैसा होता है? वेव में जैसा बिहेव होता है वैसा पैटर्न जो कि मैटर पार्टिकल है वो एक वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? ये रिजल्ट तो असंभव है, कहीं पर तो कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। मैटर इंटरफेरेंस पैटर्न कर ही नहीं सकता। तो ये इस प्रकार से इंटरफेरेंस पैटर्न होता है जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स वहां से आप पास करें। इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या महत्व है? हमने देखा है जब पानी की जो वेव है वह डबल स्लिट से पास होती है तब इस प्रकार का पैटर्न बनता है। पानी की वेव वहां से पास होती है तो इस प्रकार का पैटर्न होता है, यानी वेव जो है वह इस प्रकार का पैटर्न निर्माण करती है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पास किए हैं तब उसने भी ऐसा ही पैटर्न बनाया। इससे साइंस ने यह सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन भी नेचर, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? वेव नेचर है। वेव जैसे ये बिहेव करते हैं। ये थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट है। 250 साल हुए उसको। तो इसने, थॉमस यंग ने इस प्रकार यह सिद्ध किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स वह वेव जैसे बिहेव करते हैं।
चलो रुको जरा, और क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना किसी भी लॉजिक से डिफाइन नहीं किया जा सकता, पर इंटरफेरेंस तो हो रहा था। अब बारी थी इस राज से जुड़े हुए गड़े मुर्दे उखाड़ने की। और जैसा कि आप जानते हो, फिजिसिस्ट बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फेंकने के बजाय एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए, और इस तरह से हमें दो बैंड मिल जाएंगे। अब ऐसा करने के पीछे फिजिसिस्ट का कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर रहा होगा। तो इसके पीछे फिजिसिस्ट उनका लॉजिक यह था फिजिसिस्ट का कि हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब दो स्लिट से जाते हैं, स्लिट से पास होने के बाद एक दूसरे से टकराते होंगे और टकरा कर वेव पैटर्न बनाते होंगे। तो इसलिए हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन अभी नहीं भेजेंगे, एक एक ही भेजेंगे, तब भी कैसा पैटर्न होता देखेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा किसमें, दो स्लिट से। ये देखो कितना अजीब है ये क्वांटम फिजिक्स। दो स्लिट में भेज रहे एक इलेक्ट्रॉन, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से जा रहा। गजब का है। ने जो लॉजिक दिया वो ये था कि हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आपस में टकराकर इंटरफेरेंस पैदा कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्यों ना एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए। और उन्होंने शुरू कर दिया अपना एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ घंटों बाद हमें दोबारा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। ये सच में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो हमें दिख रहा था वैसा होना नहीं चाहिए था, और जो हो रहा था वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये घटना जिस तरफ इशारा कर रही थी वो गले से नीचे उतरनी बड़ी मुश्किल है, पर सच यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गन से निकलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन पहले मैटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही डबल स्लिट के पास पहुंचता है वो वेव की तरह स्प्लिट होकर दोनों स्लिट से निकलता है। और क्योंकि अब वो दो स्लिट से निकल रहा है तो इंटरफेरेंस तो होगा ही, और इसी इंटरफेरेंस की वजह से हमें एक वेव वाला पैटर्न मिल रहा था। पर इसके अलावा इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं जा सकती। इसमें क्या अजीब है, एक ही इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन अपने आप डिवाइड हो रहा है और दोनों स्लिट से पास हो रहा है अपने आप, और वेव पैटर्न बना रहा, यानी पार्टिकल इज क्रिएटिंग वेव पैटर्न। ये अजीब है। और देखते हैं के पीछे रखे डिटेक्टर पर ब्राइट और डार्क दो तरह की फ्रिंजेस बनी, और जिनको फ्रिंज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो समझो कि लकीरें बनी। वैसे लकीरें सही शब्द नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए उसी से काम चला लो। अब क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट और डार्क स्पॉट बने थे, या डार्क फ्रिंजेस बनी थी, या लकीरें बनी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से निकल रहा था, और दोनों ही स्लिट से नहीं भी निकल रहा था। वो लेफ्ट वाली स्लिट से भी निकल रहा था, वो राइट वाली स्लिट से भी निकल रहा था। यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास टोटल 4 प्रोबेबिलिटी थी, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल स्ट्रेंज है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन में थी। इस रिजल्ट ने अच्छे अच्छे फिजिसिस्ट के दिमाग के धागे खोल दिए। पर जैसा कि आप जानते हो, फिजिसिस्ट बहुत तेज होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने एक तिकड़मबाजी भिड़ाई। अब फिजिसिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में एक मेजरिंग डिवाइस को रख दिया जो हमें ये बता सके कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से निकला है। लेकिन सारा गड़बड़ घोटाला यहीं से शुरू हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे जो हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्लिट के पास पहुंचा, इलेक्ट्रॉन को पता नहीं कैसे पता लगा कि उसे कोई देख रहा है, और वो दोबारा मैटर की तरह बिहेव करने लगा। यानी कि उसने दोबारा डबल बैंड बना दिए। ये सच है। हजारों बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और हजारों बार सेम ही रिजल्ट आया है। दुनिया की कोई भी बुक उठा लेना, किसी भी रिसर्च पेपर को पढ़ लेना, आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलेगा। ये वाकई में हैरान करने वाली चीज है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो है क्वांटम मैकेनिक्स का कमाल। अब सवाल आता है ये कि इलेक्ट्रॉन ने ये कैसे डिसाइड किया कि उसे किस तरह से बिहेव करना है? क्या इलेक्ट्रॉन को ये पता था कि उस पर कोई नजर रखे हुए है? अब यहाँ पर फिजिसिस्ट के सामने खड़ा हो गया एक बहुत बड़ा सवाल। क्या सच में हम मैटर को समझते हैं? आखिर मैटर है क्या? क्या ये पार्टिकल है या ये एक वेव है? और अगर ये एक वेव है तो ये किस चीज की वेव है? और इन सारी चीजों का एक ऑब्जर्वर से क्या लेना देना है? इसी को क्वांटम मैकेनिक्स में कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन से हो गया। यानी ऑब्जर्व करते ही वेव फंक्शन कोलैप्स कर गया। अब जरा आप ये सोचिए, अगर एक ऑब्जर्वर की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना डिसीजन बदल रहा है तो क्या हो अगर ऑब्जर्वेशन का समय बदल दिया जाए? हुआ क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स उस स्लिट से भेज रहे सिंगल सिंगल एक एक ही, तो पहले भेजे थे तो वेव जैसा बिहेवियर किया। लेकिन जब उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने लगे, देखिए इलेक्ट्रॉन उस स्लिट से
पास होने के पहले वहां कुछ ऐसा डिटेक्टर लगा दिया गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया कि यह पता चले इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं। तो पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉन को यह पता चल गया कि कोई तो भी मुझे देख रहा है। तो जैसे नॉर्मली अपने धुन में जा रहा था, वेव जैसा बिहेव कर रहा था, वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया और फिर वह एक पार्टिकल जैसे बिहेव करने लगा। और उसने उस स्लीट के आगे जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसिटिव प्लेट है, वहां सिर्फ दो ही वर्टिकल इंडेंशन उन्होंने बना लिए। वहां ऐसी मार्किंग आ गई, दो जो पार्टिकल पास होते हैं तभी आती है। कहने का मतलब है जब आप इलेक्ट्रॉन को देखते हो तब उसका जो नेचुरल बिहेवियर है वेव फॉर्म में रहने का, वह छोड़ देता है और पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। जैसा कोई यंग लड़का कोई जा रहा है और उसके ऊपर आप ध्यान दो तो थोड़ा सचेत हो जाता है, अरे अरे मैं जा रहा हूं, अभी नहीं जाऊंगा, पिताजी देख रहे, माताजी देख रहे, घर में आकर भी डांट पड़ेगी। ऐसा ही। या एक और उदाहरण बताऊं, शायद थोड़ा हार्ड होगा। सपोज आप नहा रहे हैं, मस्त गर्मी का दिन है और शावर लगा लिए, ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, बहुत लोग गाते हैं, बाथरूम सिंगर होते हैं, वैसे आप गाना भी गा रहे हैं और सडनली आपको पता चला कि कोई आपको देख रहा है, क्या दरवाजे के छेद से या जो भी है, या कोई रिकॉर्ड कर रहा है, एकदम आप फ्रीज हो जाओगे, अलग ही बिहेवियर हो जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। जब आपको भी पता चलता है, आपको भी जब पता चलता है कि कोई देख रहा है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी करता है। कहने का मतलब जब सब एटॉमिक पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करते हैं तब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है।